कालू, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, 1-2 दिन रहकर ही आऊंगी। गौरी, कभी घर में भी बैठ जाया करो, हर समय घूमती फिरती रहती हो या फिर पक्षियों में फसाद ही डालती रहती हो। कालू, तुम अपना मुंह बंद ही रखा करो, तुम्हें बस मौका चाहिए मेरे पीछे पड़ने का। अगर मैं फिरती हूँ तो अच्छा ही करती हूँ, तुम्हारी तरह हर समय घोंसले में नहीं पड़ी रहती। मैं जा रही हूँ। फिर गौरी का भी अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर अपनी माँ के पास चली जाती है। गौरी बेटा, तुम फिर से आ गई, कुछ समय अपने घर को भी दे दिया करो। माँ, तुम भी कालू जैसी बातें शुरू कर देती हो, मेरा दिल उदास हो जाता है तुमसे मिलने को। अच्छा माँ, मुझे और जग्गू को कुछ खाने के लिए दे दो। गौरी, तुम्हारे भाई की शादी के बाद मैं अपना दाना बहुत मुश्किल से ढूंढ कर लाती हूँ, अब मैं तुम दोनों को कहाँ से ला कर दूँ दाना। अच्छा बेटी, अगर तू आ ही गई है तो मैं देख कर आती हूँ दाना। गौरी कभी अपनी माँ से मिलने काम और जंगल के पक्षियों के हालात जानने के लिए आती थी। गौरी कभी जाते जाते पक्षियों में फसाद डालकर जाती थी। जग्गू बेटा, जाओ बाहर खेलने, ये पूरा जंगल हमारा ही है। अगर किसी ने तुम्हें कुछ कहा तो मुझे बताना, देखना मैं उसके पंख तोड़ दूंगी। जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। अरे वाह, सामने किसी के घोंसले में अंडा दिखाई दे रहा है। मुझे तो भूख भी बहुत लगी हुई है, मैं ये अंडा खा लेता हूँ। ये कहते हुए जग्गू कौवा घोंसले के पास जाता है और जैसे ही वो अंडा खाने लगता है तो वहाँ हरियाली तोती आ जाती है। जग्गू के बच्चे, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी शैतानी से बाज नहीं आओगे। ऐसा कहते हुए हरियाली तोती जग्गू कौवे के 2-3 चोंच मारती है और उसे वहाँ से भगा देती है। मम्मा, मम्मा। अरे क्या हुआ मेरे जग्गू बेटे को? ये तुम्हें किसने मारा? फिर जग्गू कौवा अपनी माँ को सारी बात बताता है। इस मोटी चोंच वाली हरियाली तोती की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को मारे, देखना अब मैं इसे कैसा मजा चखाती हूँ। अरे बेटी, तुम अपने बेटे को क्यों नहीं समझाती? ये किसी दिन तुम्हें भी मुश्किल में डाल सकता है। अच्छा माँ, मैं इसे समझा दूंगी। गौरी कभी ऐसे ही अपनी माँ से कह देती है, मगर अंदर तो गौरी कभी के आग लगी हुई थी। जिस तरह इसने मेरे बेटे को मारा है, मैं भी बदला इसके अंडे से ही लूंगी। फिर गौरी कभी हरियाली तोती के पास जाती है। हरियाली बहन, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मुझे जग्गू ने बताया था कि उसने आपके अंडे के साथ शरारत की है। हरियाली बहन, मैंने जग्गू को खूब डांटा है, जग्गू अब दोबारा ऐसा नहीं करेगा। ये कहकर गौरी कभी वहाँ से चली जाती है और हरियाली तोती भी हैरान हो जाती है कि अचानक से गौरी में ये तब्दीली कहाँ से आई। थोड़ी देर बाद हरियाली तोती अपने लिए दाना लेने चली जाती है और गौरी कभी, जो हरियाली तोती के जाने का इंतजार कर रही थी, वो घोंसले में जाती है। गौरी कभी अंडा उठाकर वहाँ से ले जाती है। वो अंडे को जाकर जंगल में फेंक देती है, मगर अंडा नीचे पड़ी सूखी घास पर गिरता है, टूटने से बच जाता है। दूसरी ओर जब हरियाली तोती अपने घोंसले में आती है तो अंडा ना देखकर रोने लगती है। अरे, मेरा अंडा कहाँ चला गया? लगता है कोई पक्षी मेरा अंडा चुरा कर ले गया है। हरियाली तोती के रोने की आवाज सुनकर जंगल के पक्षी वहाँ आते हैं। क्या हुआ हरियाली बहन, आप ऐसे क्यों रो रही हो? फिर हरियाली तोती सारी बात बताती है। हमारे जंगल में पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। फिर जंगल के सभी पक्षी हरियाली तोती को हौसला देते हैं। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ, कालू हमारा इंतजार कर रहा होगा। गौरी की माँ भी बहुत हैरान थी कि गौरी इतनी जल्दी क्यों जा रही है। फिर गौरी कभी और जग्गू कौवा वापिस चले जाते हैं। कबूतर भैया, सूखा घास कहाँ से मिलेगा? मुझे अपने घोंसले की मरम्मत करनी है। चिड़िया, जहाँ गौरी कभी की माँ का जंगल शुरू होता है, तुम्हें वहाँ सूखा घास मिल जाएगा। ठीक है कबूतर भैया, मैं वो घास ले आती हूँ। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो सूखा घास उठाने लगती है तो उसे वहाँ अंडा दिखाई देता है। ये अंडा यहाँ कैसे आया होगा? रानू चिड़िया वो अंडा उठाकर अपने घोंसले में ले जाती है। पता नहीं ये किस पक्षी का अंडा है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये अंडा हमारे जंगल के पक्षियों का है या पास के जंगल के पक्षियों का। हाँ, मुझे इंतजार करना होगा जब तक अंडे से बच्चा बाहर नहीं आता, फिर ही मुझे पता चलेगा कि ये अंडा किसका है। 2 दिन गुजर जाते हैं, अंडा टूट जाता है, अंडे में से तोती का बच्चा बाहर आता है। तभी गौरी कभी रानू चिड़िया के घर जाती है। गौरी कभी तोती के बच्चे को देखकर हैरान थी।
चिड़िया, ये तोते का बच्चा तुम्हारे पास कहाँ से आया? हाँ गौरी बहन, मैं खुद बहुत परेशान हूँ कि किसी ने अपना अंडा क्यों फेंका होगा। रानू चिड़िया गौरी कवि को सारी बात बताती है। गौरी कवि बहुत हैरान थी कि कैसे ये अंडा टूटने से बच गया। चिड़िया, ये तुमने बहुत अच्छा किया जो इस अंडे की रक्षा की। गौरी बहन, मुझे तो इस बात की चिंता है कि किसी ने कोई शरारत ना की हो। अगर ऐसा है तो इस अंडे की माँ तो तड़प रही होगी। चिड़िया, भला ऐसी शरारत कौन करेगा? तुम नहीं जानती आजकल की माँओं को आजाद रहना चाहती हैं। गौरी, कोई माँ भी ऐसा नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि ये जरूर किसी की शरारत है। फिर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। अब गौरी कवि के दिमाग में कोई नई शैतानी आ रही थी। अगर ये छोटा मिठू बच ही गया है तो क्यों ना नया खेल खेलूं। मुझे तो ये रानू चिड़िया भी जरा नहीं अच्छी लगती। इससे भी बहुत से हिसाब बराबर करने हैं। गौरी कवि कुछ सोचती है और कालू कवि के पास जाती है। पति जी, मैंने आज अपनी माँ से मिलने जाना है। गौरी, तुम 3 दिन पहले ही तो गई थी। तुम्हारी माँ बहुत बूढ़ी है, उस पर इतना बोझ ना डाला करो। कालू, मैंने तुम्हें बताया है, तुमसे पूछा नहीं। और हाँ, चक्कू का ध्यान रखना, मैं अकेली ही जा रही हूँ। फिर गौरी कवि जल्दी में वहाँ से चली जाती है। गौरी कवि हरियाली तोती के पास जाती है। तोती बहन, मैं तुम्हें बहुत जरूरी बात बताने आई हूँ। क्या गौरी, कौन सी बात? तोती बहन, क्या तुम्हें तुम्हारे अंडे के बारे में पता चला कि उसे कौन चुरा कर ले गया है? नहीं गौरी बहन, भला ऐसी बातों का भी पता चलता है? अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे अंडे का मुझे पता है और उसमें से बच्चा भी निकल आया है। गौरी, क्या तुम झूठ तो नहीं बोल रही? कहाँ है मेरा बच्चा? मुझे जल्दी से मेरे बच्चे के पास ले चलो। फिर गौरी कवि मम्मा तोती को अपने साथ ले जाती है और वहाँ जाकर सभी पक्षियों को इकट्ठा कर रानू चिड़िया के घर जाती है। आप सब यहाँ क्यों आए हो? वैसे अच्छा ही हुआ, मैंने भी आप सबको आज इकट्ठा करना था। मैंने कुछ बताना था आप सबको। चिड़िया, तुमने मेरा अंडा क्यों चुराया? शक्ल से तुम बहुत मासूम लग रही हो, लेकिन तुम्हें मेरी ममता पर जरा भी दया न आई। तोती बहन, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने कोई अंडा नहीं चुराया। मुझे तो ये अंडा सूखी घास पर से मिला है। चिड़िया, अगर तुम्हें अंडा मिला था तो तुम्हें हमें बताना चाहिए था। कबूतर भैया, मैं ये पहले देखना चाहती थी कि ये अंडा किस पक्षी का है, और आज ही मैंने आप सब पक्षियों को बताना था ताकि हम सब मिलकर इसकी माँ को ढूंढ सकें। चिड़िया, अब ज्यादा चालाकी ना दिखाओ। मुझे तो लगता है तुमसे अब जंगल के पक्षियों के अंडे भी सुरक्षित नहीं हैं। तभी चकू कौवा भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, ये मेरा अंडा है, मुझे वापस कर दो। मम्मा, आपने तो हरियाली आंटी का अंडा तोड़ दिया था, फिर ये बच कैसे गया? फिर सभी पक्षी गौरी कवि को देखने लगते हैं और गौरी कवि को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। गौरी कवि अपने बेटे चक्कू को लेकर वहाँ से भाग जाती है। ऐसे रानू चिड़िया की सच्चाई सबके सामने आ जाती है और वो हरियाली तोती का बच्चा उसे दे देती है और मम्मा तोती अपने बच्चे को खुशी खुशी अपने जंगल ले जाती है। गौरी कवि अपने 7 बच्चों के साथ खतरनाक जंगल के पास रहती थी। कालू कौवा डरते डरते एक पेड़ से कुछ फल तोड़ रहा था। जल्दी जल्दी से गौरी कवि और बच्चों के लिए फल तोड़ लेता हूँ। अगर जंगल की कोई बाजें या चीलें आ गई तो वो मुझे खा जाएंगी। कालू कौवा डरते डरते कुछ फल तोड़ता है और अपने घर की ओर चला जाता है। कालू कौवा फल लेकर जंगल के पास अपने छोटे से घोंसले में जाता है, जहाँ गौरी कवि अपने 4 बच्चों के साथ बैठी हुई थी। तभी कालू कौवा घर का दरवाजा बंद कर देता है। कालू जी, किसी ने आपको यहाँ आते हुए देखा तो नहीं? नहीं गौरी, मैं छुप छुप कर यहाँ आया हूँ, किसी ने नहीं देखा मुझे। कालू जी, पास के जंगल के जालिम पक्षियों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम अपने बच्चों के साथ यहाँ रहते हैं, वरना वो जालिम चीलें हमारे बच्चों और हमें खा जाएंगी। गौरी, पता है मुझे, इसीलिए घर में आने से पहले मैं बाहर देर तक खड़ा रहता हूँ। अच्छा गौरी, तुम बच्चों को ये फल खिलाओ, मैं नदी से पानी लेकर आता हूँ। माँ, तुम हमें बाहर खेलने क्यों नहीं जाने देती हो? हमें सारा दिन घर में रहना अच्छा नहीं लगता। मुन्नी बेटा, अभी तुम सब बहुत छोटे हो, यहाँ बाहर हर जगह बहुत खतरा है। वो सब जालिम पक्षी तुम जैसे मासूम बच्चों को खा जाएंगे। माँ, क्या वो जालिम चीलें हमें भी खा जाएंगी?
नहीं बच्चों, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। फिर कालू कौवा भी पानी ले आता है। वो सब पानी पीकर सो जाते हैं। आधी रात को गौरी कवि के 3 अंडे भी फूट जाते हैं और उनमें से 3 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आते हैं, जो अंडों से बाहर आते ही शोर मचाने लगते हैं। गौरी, बच्चों को चुप कराओ वरना कोई जालिम चीले हमारे बच्चों को देख न ले। तभी बाहर कुछ पक्षियों की आवाजें आती हैं। ये सुनकर कालू कौवा बाहर देखता है। तभी सामने 2 गिद्दे बैठी हुई थीं। गौरी, बच्चों को चुप कराओ वरना वो गिद्दे यहाँ आकर हमारे बच्चों को ले जाएंगी। अरे भाई, अभी तो बच्चों की आवाजें आ रही थी। पता नहीं, यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। लगता है वो पक्षी कहीं दूर चले गए हैं। चलो हम उन्हें जंगल में ही देखते हैं। गौरी, अच्छा ही हुआ कि वो जालिम गिद्दे यहाँ से चली गई। आज तो इन छोटे बच्चों ने हमें मरवा ही दिया था। अगली सुबह कालू कौवा बच्चों के लिए फल लेने जाता है और गौरी कवि घर में बैठकर अपने 7 बच्चों की रक्षा करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गौरी कवि और कालू कौवा अपने 7 बच्चों को लेकर बाहर बैठे हुए थे। तभी दूर जंगल से वो जालिम गिद्दे उन्हें देख लेती हैं। अरे भाई, वो देखो कौवे और कौवे के बच्चे। चलो भाई जल्दी करो, मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। भाई रुक जाओ, हम अभी इनका शिकार नहीं कर सकते। अगर हमने इनका अभी शिकार किया तो हमें अपना आधा हिस्सा जंगल के राजा बास को देना होगा। लेकिन भाई, राजा बास कहाँ है? उसे भला कहाँ पता चलेगा कि हमने इन बच्चों का शिकार किया है? भाई, हम इनका शिकार आज नहीं कल करेंगे, क्योंकि कल जंगल में बास के बेटे की शादी है। जंगल के सभी पक्षी कल राजा के बेटे की शादी पर जाएंगे और हम इनका शिकार कर लेंगे। राजा बास ने अपने जंगल में एक कानून बनाया था कि कोई भी अपने जंगल में शिकार नहीं करेगा। अगर कोई शिकार करते हुए पकड़ा गया तो उसे हमेशा के लिए काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। अगले दिन शाम को गौरी कवि घर में बैठी कालू कौवे का इंतजार कर रही थी। अरे कालू, अभी तक घर क्यों नहीं आए? ये तो सुबह से घर से निकले हुए हैं, अभी तक आए क्यों नहीं? क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों हो? बच्चों, तुम्हारे पापा सुबह से जंगल में गए हुए हैं और अभी तक लौट कर नहीं आए। पहले तो कभी उन्हें इतना समय नहीं लगा। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो। नहीं माँ, पिताजी ठीक होंगे। मगर मेरा मन नहीं मान रहा। मुन्नी बेटा, तू अपने बहन भाइयों के साथ यहीं रह और अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। मैं जंगल में तेरे पिताजी को देखने जा रही हूँ। जब तक मैं ना आऊँ दरवाजा ना खोलना। गौरी कवि पहली बार अपने बच्चों को घर में अकेला छोड़कर बाहर जाती है। तभी 7 बच्चे घर के अंदर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद गौरी कवि के छोटे 3 बच्चे रोने लगते हैं। तभी रानू चिड़िया और मीठू तोता बाहर से गुजर रहे थे। वो बच्चों की आवाज सुनकर रुक जाते हैं। मीठू भैया रुके, ये तो किसी बच्चों की आवाजें हैं। चिड़िया, तुम अपनी जान बचाओ। तुम्हें पता है ना ये जंगल कितना खतरनाक है। चलो यहाँ से। तभी रानू चिड़िया और मीठू तोते को चीलों की आवाजें सुनाई देती हैं। मीठू भैया, लगता है वो जालिम पक्षी इसी ओर ही आ रहे हैं। मीठू भैया, ये आवाजें तो वो सामने वाले घर से आ रही हैं। लगता है वहाँ छोटे बच्चे हैं, हमें उनकी जान बचाना होगी। फिर रानू चिड़िया और मीठू तोता गौरी कवि के घोंसले के पास जाते हैं। अंदर कोई है? दरवाजा खोलो। बच्चों, आपकी जान खतरे में है। बच्चे डरकर दरवाजा खोल देते हैं। बच्चों, आप सबकी जान को खतरा है, आप सब मेरे साथ चलो। बच्चे रानू चिड़िया और मीठू तोते के साथ वहाँ से चले जाते हैं। रानू चिड़िया बच्चों को अपने घर ले जाती है। दूसरी ओर वो गिद्दे रात को गौरी कवि के घर जाती हैं, मगर वहाँ तो कुछ भी नहीं था। भाई, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुझे लगता है वो सब जंगल छोड़कर चले गए हैं। वो दोनों गिद्दे घर से बाहर निकलती हैं, तो उन्हें कालू कौवा और गौरी कवि देख लेते हैं। कालू कौवा और गौरी कवि अपने घर जाते हैं। अरे बाप रे, कालू जी, हमारे बच्चे कहाँ चले गए? लगता है उन गिद्धों ने हमारे बच्चों को खा लिया। गौरी कवि रोने लगती है। गौरी, चुप कर जाओ। चलो हम जंगल के राजा बास के पास जाकर उन गिद्धों की शिकायत करते हैं।
हम उन दोनों को छोड़ेंगे नहीं। तभी वो दोनों पास के जंगल के राजा बाज के पास जाते हैं। वो राजा को सारी बात बताते हैं। बाज राजा, आपके जंगल की गीतों ने हमारे बच्चों को खा लिया। आप हमारे साथ न्याय कीजिए, उन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। चुप कर जा कवि, हमने नहीं खाया तेरे बच्चों को। बाज राजा, आप इनकी बात क्यों सुन रहे हैं? ये तो हमारे जंगल की है भी नहीं। हाँ बाज राजा, ये तो इस जंगल के हैं भी नहीं। आप इन्हें हमारे हवाले कर दीजिए, हम आप तक आधा हिस्सा पहुंचा देंगे। सुनो कव्वे, इस जंगल में सिर्फ इस जंगल के पक्षियों की ही बातें सुनी जाती हैं। सुनोगी तो इन्हें लेकर यहाँ से चले जाओ, इनके साथ जो भी करना है करो। फिर वो गीतें कौवों को लेकर अपने जंगल से बाहर चली जाती हैं। वो कौवों पर हमला करने ही वाली थी कि पास के जंगल की महारानी चील और चिड़िया मिठू तोता सब आकर उन गीतों पर हमला कर देते हैं। गीतें मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती हैं। आप सबने हमारी जान क्यों बचाई? मैं भी मर जाना चाहती हूँ। मेरे बच्चे नहीं तो मैं जिंदा रहकर क्या करूँगी? कवि बहन, आप चिंता नहीं करें, आपके बच्चे मेरे पास हैं। फिर रानू चिड़िया गौरी कवि को सारी बात बताती है। फिर गौरी कवि और कालू कौवा रानू चिड़िया के घर जाते हैं। वो अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश थे। गौरी बहन, आज से आप हमारे जंगल में ही रहें, क्योंकि हमारा जंगल बहुत सुरक्षित है। हमारे जंगल की महारानी चील बहुत अच्छी है, वो हम सबकी रक्षा करती है। उस दिन के बाद से कालू कौवा गौरी कवि अपने बच्चों के साथ उसी जंगल में रहने लगते हैं। सुबह सुबह गौरी कवि रानू चिड़िया के घर जाती है। रानू चिड़िया अपने घर के बाहर गौरी कवि का इंतजार कर रही थी। गौरी, आज इतनी देर क्यों करती? तुम्हें पता है ना कि आज हमें भोजन लेने दूर घने जंगलों में जाना है। हाँ चिड़िया सहेली, सुबह मेरी आँख नहीं खुली। गौरी, भला आँख कैसे खुलती? तुम तो देर तक रात मेरे पास ही बैठी रही हो। अच्छा चिड़िया, जल्दी करो, मुझे बहुत प्यास लगी है। पहले नदी से पानी पी लेंगे, फिर घने जंगलों में जाएंगे। गौरी कवि और रानू चिड़िया बहुत अच्छी सहेलियाँ थी। वो दोनों नदी पर पानी पी रही थी। तभी वहीं एक पेड़ के पीछे छुपी हुई चील उन दोनों को देख रही थी। अरे वाह, आज चिड़िया का नरम नरम गोश्त खाने को मिलेगा। अब किसी न किसी तरह इस चिड़िया को अपनी जाल में फंसाकर इसका शिकार करना ही होगा। मगर चिड़िया के साथ ये काली का भी इसे अपने रास्ते से हटाना होगा। तभी चील एक प्लान बनाती है और जोर जोर से रोने लगती है। जोर जोर से रोने की आवाज उन दोनों को सुनाई देती है। गौरी बहन, लगता है कोई मुसीबत में है, चलो देखते हैं। फिर वो दोनों चील के पास जाती हैं। क्या हुआ चील, आप इतना रो क्यों रही हो? रो नहीं तो और क्या करूं? मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं इस जंगल में अकेली हो गई हूँ। ना मेरे पास माँ है और ना रहने को कोई घर। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ। आप चिंता नहीं करें, हम आपके साथ हैं। जब भी आपको अकेला महसूस हो तो आप हमारे पास आ जाया करो। अरे चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? हम इस चील को जानते तक नहीं हैं। इसको अपना दोस्त बनाना ठीक नहीं है। गौरी बहन, आप हमेशा ऐसा क्यों सोचती हैं? देखिए, इसकी माँ नहीं है। माँ की जाने का दुख क्या होता है ये मैं अच्छे से समझती हूँ, इसलिए आप ऐसी बातें ना करो। तुम कितनी अच्छी हो चिड़िया, जो मेरा दर्द समझ पा रही हो। गौरी बहन, मेरे पुराने वाले घोंसले को चील को दे देते हैं। चिड़िया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। गौरी बहन, तुम चिंता नहीं करो, सब ठीक होगा। फिर चिड़िया अपने घर के पास पुराना घोंसला चील को दे देती है। अगले दिन गौरी कवि और रानू चिड़िया बैठी हुई थी कि चील वहाँ आ जाती है। चिड़िया, मेरा अकेले मन नहीं लग रहा था, सोचा तुम्हारे पास चली आऊं। तुम तो माँ के खोने का दर्द अच्छी तरह से जानती हो। हाँ चील, ये आपने बहुत अच्छा किया। आज से आप भी हमारी दोस्त हैं। चिड़िया, अगर तुम्हें चील के साथ रहना है तो रहो, फिर मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। गौरी, तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हो? अच्छा, मुझे ये बताओ गौरी, जब तुम चिड़िया की दोस्त बनी थी, क्या तुम पहले से जानती थी चिड़िया को? किसी को भी जानने में थोड़ा समय लगता है। जब चिड़िया को कोई दिक्कत नहीं तो तुम्हें क्या दिक्कत है मुझसे? हाँ गौरी बहन, समझने की कोशिश करो, हर कोई एक जैसा नहीं होता।
चील बिल्कुल ठीक कह रही है। जब मुझे कोई दिक्कत नहीं तो गोरी बहन आपको क्यों दिक्कत है? देख रानो, तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तेरा भला सोचना मेरा फर्ज है। मुझे लगता है कि तुझे इस चील से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, बाकी तेरी मर्जी। इतना कहकर गोरी कभी नाराज होकर बाहर चली जाती है। गोरी बहन रुको, मेरी बात तो सुनो। ये देखकर चील बहुत खुश होती है क्योंकि चिड़िया और उसके बीच में गोरी का भी एक कांटा था जिसे वो हटाना चाहती थी। चील, मुझे गोरी के पीछे जाना होगा, वो मुझसे नाराज हो गई है। ये कहते हुए रानू चिड़िया भी वहाँ से चली जाती है। मैंने तो सोचा था जैसे ही ये कभी यहाँ से जाएगी तो मैं चिड़िया का शिकार कर लूंगी, लेकिन ये चिड़िया तो यहाँ से चली गई। लेकिन अब कुछ भी हो जाए चिड़िया, तुझे तो मेरा शिकार बनना ही होगा, चाहे मुझे कितना ही इंतजार क्यों ना करना पड़े। गोरी कभी वहीं खिड़की में छुपी बैठी ये सब बातें सुन रही थी। मुझे पता था चील, ये तो दोस्त की खाल में छुपी हुई दुश्मन है, मगर अब जो भी हो जाए मैं अपनी दोस्त की जान बचा कर ही रहूंगी। फिर गोरी कभी रानू चिड़िया के पास जाती है और वो रानू चिड़िया को सारी बात बताती है। गोरी बहन, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं जानती हूँ कि आप चील को पसंद नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप किसी के लिए ऐसी बातें बोलो। ऊपर वाले ने उसकी माँ छीन ली है और आप इस समय में उसके बारे में ऐसा बोल रही हो। चिड़िया, मैं तुम्हारी सच्ची दोस्त हूँ, मेरा यकीन करो। तुम्हारी जान खतरे में है, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो वो चील तुम्हें खा जाएगी। गोरी बहन, वो हमसे दोस्ती करने आई थी, आप उसे शिकारी कह रही हो। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। चिड़िया, मेरी बात तो सुनो। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, चली जाओ यहाँ से। जा रही हूँ चिड़िया, मगर याद रखना, जो सीधा होता है सबसे पहले उसी का शिकार होता है। गोरी कभी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। गोरी कभी से दोस्ती टूटने के बाद रानू चिड़िया कई दिनों तक अपने घर में ही रहती है। उधर शिकारी चील बेसब्री से चिड़िया का शिकार करने के लिए उतावली हो रही थी। कुछ दिनों तक जब चिड़िया बाहर नहीं आती तो चील से रहा नहीं जाता और वो चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, क्या तुम मेरे साथ घने जंगल में चलोगी? वहाँ बहुत मीठे मीठे फल हैं। चील, आपसे दोस्ती करने से मेरी और गोरी की दोस्ती टूट गई। अब मेरा कहीं भी जाने को मन नहीं कर रहा। मैं जानती हूँ कि गोरी तुम्हारी सच्ची दोस्त है और वो तुम्हें किसी भी मुसीबत में नहीं देखना चाहती। सच्चाई तो ये है चिड़िया कि हम जैसी चीलों पर विश्वास करना आसान नहीं होता, लेकिन चिड़िया सच बताऊँ तो सभी चीलें एक जैसी नहीं होती। हाँ, मैं ये जानती हूँ कि सब चीलें एक जैसी नहीं होती हैं, मगर मैं गोरी कभी को कैसे बताऊँ? चिड़िया, उसे ये बात समझाने के लिए सबसे पहले हमें घने जंगलों में जाना होगा। वहाँ जाकर दोनों पेट भरकर फल खाएंगे और उसके बाद हम गोरी कवी के लिए ढेर सारे मीठे फल लेकर आएंगे। हाँ, जब गोरी कवी को पता चलेगा कि ये मीठे फल चील लाई है तो वो आपकी सही से पहचान करेगी कि आप कितनी अच्छी हो। हाँ हाँ चिड़िया, चलो अब जल्दी से चलते हैं। फिर वो चील चिड़िया को लेकर घने जंगलों में चली जाती है। रानू चिड़िया मीठे फल देखकर बहुत खुश होती है और वो पेट भरकर मीठे फल खाती है। वही चील चिड़िया को फल खाते हुए देखकर सोच रही थी, नादान चिड़िया, तू पेट भरकर फल खा ले, फिर मैं तुझे खाऊंगी। चील दोस्त, मेरा पेट भर चुका है, चलो अब हम घर चलते हैं। तुम्हारा पेट तो भर गया है, मगर मेरा पेट अभी खाली है। अच्छा, तो आप भी मीठे मीठे फल खा लें। चिड़िया, शायद तुम्हें पता नहीं है कि मुझे मीठे फल जरा भी पसंद नहीं है। अच्छा, तो आप सिर्फ मुझे मीठे फल खिलाने लाई हो? हाँ, क्योंकि तुम मेरी दोस्त जो हो। चील, आप सच में बहुत अच्छी दोस्त हैं। अच्छा चील, मुझे ये बताओ कि आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे चिड़िया का मांस खाना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। क्या चील, तुम मुझे खाना चाहती हो? मगर क्यों? मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ। तू बड़ी भोली है चिड़िया, तुझे खाने के लिए ही तो तुझसे दोस्ती की है मैंने। इतना कहते हुए चील रानू चिड़िया को अपने पंजों में दबोच लेती है। तुम्हारी दोस्त गोरी ने ठीक ही कहा था कि मुझसे दोस्ती ना करो, मगर तुमने अपनी दोस्त की बात नहीं मानी। आज तो मौत के मुंह में फंस गई है। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। काश मैंने अपनी सच्ची दोस्त गोरी की बात मान ली होती।
हाँ, मगर अब पछताए क्या जब चिड़िया चूक गई खेत। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। रानू चिड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। गोरी, गोरी कहाँ हो तुम? गोरी कवि को मालूम था कि वो चील कभी भी चिड़िया पर हमला कर सकती है, इसीलिए वो चिड़िया के साथ साथ ही रहती थी। वो जंगल के बाकी पक्षियों को इकट्ठा कर कर वहाँ आती है। रुक जा चील, अगर मेरी दोस्त को जरा भी खरोच आई तो तेरा बचना नामुमकिन है। तुम सब यहाँ कैसे आ गए? दोस्त अगर मुसीबत में हो तो सच्चे दोस्त हमेशा काम आते हैं। सभी पक्षियों को गुस्से में देखकर चील अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है। चील से जान बचने के बाद रानू चिड़िया की जान में जान आती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया करना है तो गोरी का करो, क्योंकि अगर वो हमें सही समय पर ना बताती तो आज तुम यहाँ ना होती। गोरी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। कोई बात नहीं चिड़िया, दोस्ती में कोई माफी नहीं, लेकिन मेरी बात हमेशा याद रखना। कभी भी दोस्ती करने से पहले अपनी दोस्त को परख लेना कि वो तुम्हारी दोस्ती के लायक है या नहीं। मुसीबत में जो काम आए वही हमेशा सच्चा दोस्त होता है। गोरी कवि अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। गोरी कवि पहले से 2 बच्चों की माँ तो थी, लेकिन अब फिर से वो माँ बनने वाली थी। इस हालत में गोरी का पति कालू भी उसके साथ नहीं था। वो उसी जंगल में रहने वाली एक कवि जिसका नाम नीली था, उसके साथ रहता था। गोरी कवि बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रही थी और ऊपर से बरसात का मौसम भी शुरू होने वाला था। माँ, मिठू अंकल अपना घर बना रहे हैं। माँ देखिए ना, हमारा घर कितना टूटा हुआ है, हमें भी अपने घर को ठीक कर लेना चाहिए। हाँ मुन्नी, तू ठीक कह रही है, मगर बेटी मैं इस हालत में कैसे घर को ठीक करूँगी? और तुम दोनों बहन भाई भी इतने बड़े नहीं हो कि घर की मरम्मत कर सको। मुन्नी बेटी रहने दो, जो होगा देखा जाएगा। गोरी कवि जल्द ही अंडे देने वाली थी, मगर इस हालत में भी उसके पति कालू को गोरी कवि पर जरा भी रहम नहीं आया। एक दिन गोरी कवि अपने घर लौट रही थी कि रास्ते में उसे उसका पति कालू कौवा मिलता है। कालू जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, तुम कैसी हो गोरी? हाँ, मैं भी ठीक हूँ, मगर आपके बच्चे आपका रोज पूछते हैं कि उनके बाबा कब आएंगे। हाँ, तो कह दो कि बाबा कभी नहीं आएंगे। झूठी तसल्ली देने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं चलता हूँ, मुझे अपनी नीली जी के लिए ये फल लेकर जाने हैं। मेरी दूसरी पत्नी भी माँ बनने वाली है। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और गोरी कवि भी वापस अपने घर लौट आती है। रात को बहुत तेज बारिश, आंधी और तूफान आता है। तेज हवा के कारण कालू कवि का घर गिरकर टूट जाता है। अरे कुछ करो ना, देखो मैं बारिश में भीग रही हूँ और मैं माँ भी बनने वाली हूँ। अगर मैं ऐसे ही बारिश में भीगती रही तो मैं बीमार हो जाऊंगी। जाओ, अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, कुछ करो। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि इतनी तेज बारिश में मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाऊँ। अरे कालू, क्या तुम अपनी पहली पत्नी को भूल गए हो? चलो उसके पास चलते हैं। फिर वो दोनों गोरी कवि के पास जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। कालू जी, आप इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रहे हैं? जल्दी अंदर आइए, वरना आप बीमार हो जाएंगे। कालू कवि के साथ उसकी दूसरी पत्नी को देखकर गोरी कवि हैरान हो जाती है। उसे लगा था कि कालू कौवा अकेला आया है। गोरी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और आंधी की वजह से हमारा घर टूट गया। नीली जी पेट से है, अगर मैं इसे ज्यादा देर बाहर रखता तो ये बीमार हो जाती। बस इसीलिए मैं तुम्हारे पास ले आया। हाँ, ठीक है, ये घर भी तो आपका ही है। कालू कौवा अपनी दूसरी पत्नी को गोरी के घोंसले में सुला देता है और गोरी कवि बेचारी अपने बच्चों के साथ ही घोंसले में बैठ जाती है। जैसे तैसे रात गुजर जाती है। अगली सुबह भी बारिश रुकी नहीं थी। कालू जी, ये लीजिए दाना, ये दोनों मिलकर खा लीजिए। गोरी कवि दिल की बहुत अच्छी थी। भले ही कालू कवि ने उसे छोड़ दिया था और नीली कवि के साथ दूसरी शादी कर ली थी, मगर गोरी कवि फिर भी उसका बहुत ख्याल रखती है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं, मगर बारिश थी कि अभी तक नहीं रुकी थी। घर पे रखा हुआ सारा दाना धीरे धीरे खत्म हो गया था। गोरी कवि के बच्चे अब भूख से तड़प रहे थे। मम्मा, बहुत तेज भूख लगी है,
कुछ खाने को दो ना। बच्चों, बहुत तेज बारिश हो रही है। जैसे ही बारिश रुकेगी तो मैं तुम्हारे लिए जाकर दाना ले आऊंगी। कई दिन गुजर जाते हैं मगर बारिश नहीं रुकती। नीली का बेबी अब भूख से तड़प रही थी। कालू जी, देख क्या रहे हो? जाओ अब जाकर मेरे लिए कुछ लेकर आओ, भूख से मैं मर रही हूँ। अरे नीली पत्नी जी देखो, बाहर कितनी तेज बारिश है। अब मैं इतनी तेज बारिश में कहाँ चला जाऊँ? वो सब मुझे नहीं पता, मुझे अभी के अभी भोजन ला कर दो। इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं सुनना। कालू कौवा तेज बारिश में अपने घर से बाहर निकलता है। जिसके बाद वो जंगल में भोजन की खोज करता है। उसे एक मीठा फल मिल जाता है। वो मीठा फल लेकर अपनी पत्नी नीली कवि को देता है। नीली कवि जल्दी से वो पूरा फल खा जाती है। वहीं कालू कौवा अपने बच्चों को थोड़ा सा भी फल नहीं देता है। बारिश कई दिनों से हो रही थी। गोरी कवि का घर भी अभी हिलने लगा था। ये देखकर वो सभी घबरा जाते हैं। हे ऊपर वाले, ये अब क्या हो रहा है? कालू जी, लगता है ये घोंसला भी अब गिरने वाला है। कालू जी, तुम एक काम करो, तुम इस गोरी कवि और बच्चों को इसके घोंसले से बाहर निकाल दो। तब इस घोंसले का वजन हल्का हो जाएगा और हम यहाँ कुछ और दिन गुजार सकेंगे। ये सुनकर गोरी कवि को बहुत गुस्सा आता है। क्यों? ये मेरा घोंसला है और मैंने तुम दोनों को अपने घर में रहने की जगह दी है, ये भूलो मत। ये सब मैं नहीं जानती, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैं इस घोंसले में रह सकती हूँ और जो भी मैं कालू जी से कहूँगी कालू जी वही करेंगे। तुम अपने बच्चों को लेकर अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी और अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल देता है। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? इतनी तेज बारिश में पापा ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। हाँ मम्मा, बाबा ने हमें घर से बाहर निकालते समय एक बार भी नहीं सोचा। गोरी कवि अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर रानू चिड़िया के घर चली जाती है। मगर रानू चिड़िया का घर भी नीचे टूटा हुआ पड़ा था। फिर गोरी कवि अपने बच्चों को लेकर मिठू तोते के पास जाती है। मिठू तोते के घर पहले ही बहुत सारे पक्षियों ने आसरा लिया हुआ था। गोरी कवि मिठू का दरवाजा खटखटाती है। क्या हुआ गोरी, इतनी तेज बारिश में बच्चों के साथ यहाँ क्या कर रही हो? मिठू भैया, हमारी मदद करो, हमें अपने घर में रहने दो। तभी बातें सुनकर अंदर से रानू चिड़िया भी बाहर आती है। चिड़िया बहन, तुम जहाँ, मैं तुम्हारे घर गई थी मगर वो तो टूटा हुआ था। हाँ गोरी बहन, बारिशें बहुत दिन से हो रही हैं और जंगल के सभी पक्षियों के घर टूट गए हैं। मेरा घोंसला भी टूट गया है, इसीलिए मैं मिठू तोते के घर आई थी। हाँ गोरी, मेरे घर में अब और इतनी जगह नहीं है कि मैं तुम्हें भी रख सकूं। पहले ही मेरे घर में बहुत सारे पक्षी हैं। अगर मैंने किसी और को रख लिया तो ये घोंसला भी टूट जाएगा। मिठू भैया, आप ऐसा करें कि गोरी के बच्चों को मेरी जगह अपने घर रख लें। मैं और गोरी बाहर रह लेंगे। ठीक है चिड़िया, जैसा तुम कहो। फिर मिठू तोता गोरी के बच्चों को घर में ले जाता है। रानू चिड़िया और गोरी कवि बाहर बारिश में भीग रही थी। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी मुश्किल समय में मदद की, मेरे बच्चों को बचा लिया। गोरी बहन, वो मासूम बच्चे हैं, वो मेरे बच्चों की तरह हैं। चिड़िया, मेरे बच्चों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। गोरी बहन, मिठू के घर में भी दाना खत्म हो गया है, चलो हम जंगल से कुछ दाना ढूंढ कर आते हैं। फिर गोरी कवि और रानू चिड़िया जंगल में दाना ढूंढने चली जाती हैं। वो जंगल में दाना ढूंढ रही थी, तभी रानू चिड़िया को एक बड़ा पेड़ नजर आता है। पेड़ में एक बहुत बड़ी खोखर थी। गोरी कवि और रानू चिड़िया बारिश से बचने के लिए उस खोखर में जाकर बैठ जाती हैं। जब वो उस पेड़ की खोखर में जाती हैं, तो वहाँ बहुत सुंदर घोंसले थे। गोरी बहन, लगता है कोई पक्षी इस खोखर में रह कर गया है। हाँ चिड़िया, ये खोखर तो बहुत सुंदर है और यहाँ पर ढेर सारा दाना भी है। लगता है गोरी बहन, ऊपर वाले ने आपकी सुन ली। आज से ये घर आपका है, आप अपने बच्चों के साथ यहीं आकर रह लें। हाँ चिड़िया, तुम भी हमारे साथ रहोगी, हम सब मिलकर रहेंगे। फिर गोरी कवि अपने बच्चों को वहाँ ले आती है। दूसरी ओर वो दुष्ट कौवा और नीली कवि जिस घोंसले में रह रहे थे वो भी गिरकर टूट जाता है। वो दोनों मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। वो दोनों तेज बारिश में भीगने लगते हैं। अब उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं बचा था। ये कर्मों की सजा थी जो उन्होंने गोरी कवि और उसके मासूम बच्चों के साथ किया था।
तेज बारिश में कालू कौवा और गोरी कौवी जंगल में बैठे फल खा रहे थे। कालू बस करो, अब कुछ फल घर ले जाएंगे। बारिश का कुछ पता नहीं और कितने दिन आएगी, ऐसा ना हो कि हम भूखे ही मर जाएं। हाँ हाँ गोरी, अपना पेट तो भर लिया है, अगर मैं कुछ खाने लगूं तो तुमसे देखा नहीं जाता। वो दोनों आपस में ऐसे बातें कर रहे थे, तभी उन्हें किसी पक्षी के रोने की आवाज सुनाई दी। कालू, लगता है कोई पक्षी रो रहा है, चलो चलकर देखते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी तेज बारिश में आवाज सुनते हुए वहाँ तक पहुँचते हैं। वो देखते हैं पेड़ पर एक घोंसले में बुलबुल रो रही है। अरे क्या हुआ बुलबुल, क्यों इतना रो रही हो? पूरा जंगल सर पर उठाया हुआ है। हाँ हाँ बुलबुल, तुम्हारे चक्कर में गोरी ने मुझे फल भी नहीं खाने दिया। क्या बताऊं कौवी, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया। अब मेरी हालत बहुत खराब हो गई है। अब मैं उड़ भी नहीं पा रही, न दाना लेने जा सकती हूँ कहीं। कौवा, ऊपर वाले के लिए मेरी थोड़ी मदद कर दो। गोरी कौवी और कालू कौवे के पास फल तो थे, मगर वो लालची कौवे कहाँ किसी की मदद करने वाले थे। बुलबुल, बहुत मुश्किल से ये फल मिला है, अगर ये भी हम तुम्हें दे देंगे तो हम क्या खाएंगे? हाँ हाँ गोरी, मैंने तो अभी खाया भी नहीं। फिर वो दोनों कौवे बुलबुल को रोता हुआ छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। गुड़िया बेटी, कल से बारिश हो रही है और अभी तक नहीं रुकी। आपको तो पता है मैं दाना लेने नहीं जा सकी। मम्मा, मुझे सच में बहुत भूख लगी है, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। गुड़िया बेटी, आप दरवाजा अंदर से बंद कर लो, मैं जंगल से कोई फल ढूंढ कर आती हूँ। फिर रानू चिड़िया तेज बारिश में गुड़िया के लिए फल ढूंढने निकलती है। रास्ते में रानू चिड़िया को बुलबुल के रोने की आवाज सुनाई देती है। रानू चिड़िया तुरंत वहाँ जाती है। बुलबुल बहन, क्या हुआ? आप इतना क्यों रो रही हैं? अरे क्या बताऊँ चिड़िया मैं तुम्हें, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया। मेरी हालत बहुत खराब हो गई है, अब तो मैं उड़ भी नहीं पा रही। चिड़िया, मेरी मदद करो। बुलबुल की ये हालत देखकर रानू चिड़िया को दया आ जाती है। बुलबुल बहन, चुप कर जाइए, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? चिड़िया, भूख से मेरी जान निकल रही है, मुझे कुछ खाने के लिए ला दो। फिर रानू चिड़िया वहाँ से उड़ती है और वो घने जंगल में जाती है। वहाँ उसे एक मीठा फल मिल जाता है। वो मीठा फल लेकर बुलबुल के पास आती है। बुलबुल बहुत भूखी थी, वो जल्दी से वो मीठा फल खा लेती है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, वरना भूख की वजह से मैं आज मर जाती। बुलबुल बहन, शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। क्या बुलबुल बहन? यहाँ से थोड़ी दूर गुफा में मैंने एक मटका रखा है और साथ में एक रुमाल। याद रखना, वो कोई मामूली मटका नहीं है। तुम उस मटके से जो भी खाने की चीज़ मांगोगी वो तुरंत तुम्हें मिलेगी। हाँ, जितना खाना तुम्हें चाहिए होगा तुम उससे ले लेना और फिर वो लाल रुमाल उस मटके पर दे देना। उस जादुई मटके से सामान रोकने का बस यही एक हल है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस बात का ज़रूर ख्याल रखूंगी। ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया मटका लेने गुफा के अंदर चली जाती है। रानू चिड़िया गुफा में जाकर देखती है तो वहाँ एक मटका पड़ा हुआ था। फिर रानू चिड़िया वो मटका और रुमाल लेकर अपने घर चली जाती है। कालू, शुक्र है उस मोटी बुलबुल से बचकर, वरना वो हमारे फल खा लेती। हाँ हाँ गोरी, अब मुझे भी दो, मुझे भूख लगी है। फिर वो कौवा और कौवी फल खाते हैं। मम्मा, ये क्या? मुझे तो भूख लगी थी, मैंने आपसे फल लाने के लिए कहा था और आप ये मटका ले आई हैं। गुड़िया बेटी, ये कोई आम मटका नहीं है, ये जादुई मटका है। क्या मम्मा, जादुई मटका? हाँ गुड़िया बेटी, आपने जो भी खाना है इस मटके से मांग लीजिए। ठीक है मम्मा, मैं मांग कर देखती हूँ। ऐ जादुई मटके, मुझे खाने के लिए मीठे मीठे फल दो। गुड़िया का इतना कहना ही था कि मटके में से ढेर सारे फल निकलना शुरू हो जाते हैं। फिर रानू चिड़िया उस लाल रुमाल को मटके पर रख देती है, जिससे फल निकलना बंद हो जाते हैं। अरे वाह मम्मा, ये तो सच में जादुई मटका है। हाँ गुड़िया, अब हम जंगल के सभी पक्षियों की मदद करेंगे और उन्हें खाने पर बुलाएंगे। जंगल में दाना तो मिल ही नहीं रहा, पक्षी बहुत परेशान हैं।
अगली सुबह रानू चिड़िया मिठू तोता और कबूतर के पास जाती है। तोते भैया और कबूतर भैया, आज रात आप मेरे घर आ जाना, मैं आप सबकी दावत करूँगी। क्या दावत? चिड़िया, खाने में मीठे मीठे अमरूद तो होंगे ना? हाँ मिठू भैया, मीठे अमरूद भी होंगे और मीठा हलवा भी, और आप जिसे भी लेकर आना चाहें वो सब आ सकते हैं। फिर रानू चिड़िया वहाँ से उड़ती है और कौवों के पास जाती है। गोरी बहन और कालू कौवे, आज रात मेरे घर में दावत है, आप दोनों आना। चिड़िया, तुम तो बहुत गरीब हो, हमें खाने में क्या सूखा दाना खिलाओगी? नहीं नहीं गोरी बहन, मैं आपको मीठा हलवा भी खिलाऊंगी। क्या मीठा हलवा? गौरी, मैं तो जरूर जाऊंगा। हाँ, जो भी आप खाना चाहते हैं वो सब मिलेगा आपको। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू, ये चिड़िया कल तक तो मेरे पास आई थी फल लेने, आज इसके पास कौन सा अलादीन का चिराग लग गया है जो हमें दावत पर बुलाने आई है? गौरी, तुम आम खाओ, गुटलियाँ क्यों गिनती हो? पेटू कहीं के, तुम्हें तो बस खाने की पड़ी रहती है। आज रात में देखना होगा कि चिड़िया के पास ऐसा क्या है जो वो सभी पक्षियों की दावत कर रही है। शाम को कालू कौवा और गोरी कौवी बाकी पक्षियों के आने से पहले वहाँ पहुँच जाते हैं। वो दोनों खिड़की में छुपकर देखते हैं। गुड़िया बेटी, बाकी पक्षी आने ही वाले होंगे, अब मैं जादुई मटके से खाना मांग लेती हूँ। फिर रानू चिड़िया जादुई मटके से खाना मांगती है। देखते ही देखते बहुत सारा खाना आ जाता है। कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों ये सब देख रहे थे। कालू, तो अच्छा ये है जादुई मटका। गौरी, खाना खाने के बाद रात को हम ये मटका चुरा लेंगे। फिर जंगल के सभी पक्षी आते हैं। रानू चिड़िया उन्हें पेट भरकर खाना खिलाती है। वो सब बहुत खुश थे। खाना खाने के बाद वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं, मगर कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घर नहीं जाते, बल्कि वो चिड़िया के सोने का इंतजार कर रहे थे। कालू, चलो, चिड़िया सो गई है। हाँ हाँ गौरी, जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाने खाने हैं। रानू चिड़िया के सोने के बाद गोरी कौवी खिड़की से आती है और वो जादुई मटका लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। वो अपने घर में जाते हैं। कालू, क्या खाना चाहते हो तुम? आज जो कहोगे वही मिलेगा। गौरी, मैंने कई अरसे से पक्षियों के अंडे नहीं खाए, आज मुझे स्वादिष्ट अंडे खाने हैं, अंडे। तो फिर मांग लो जादुई मटके से अंडे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ए जादुई मटके, मुझे अंडे दो, ढेर सारे अंडे। कालू कौवे का इतना कहना ही था कि वहाँ अंडों का ढेर लगना शुरू हो जाता है। कालू, ये क्या, ये अंडे तो खत्म ही नहीं हो रहे। गौरी, इतने अंडे मुझे नहीं चाहिए। देखते ही देखते वहाँ अंडों का ढेर लग जाता है और कौवा और कौवी को निकलने का मौका ही नहीं मिलता। वो अंडों में दबकर मर जाते हैं, क्योंकि उन्हें मटके को रोकने का तरीका नहीं पता था। वो दोनों लालच की वजह से मर जाते हैं, क्योंकि लालच बुरी बला है।